नमस्कार प्यारे दोस्तों। मैं आज आप सभी लोगों को मैथमेटिक्स की दुनिया में ले चलता हूँ, जहाँ हम एक नया चैप्टर खोलने जा रहे हैं जिसका नाम है सेट। तो आइए शुरू करते हैं। सेट बताने से पहले मैं आपको थोड़ा ये बताना चाहूँगा, अगर आपको सेट अच्छे से समझना है तो आपको लॉजिकल थिंकिंग रखनी होगी। मतलब आपको अपने दिमाग से बहुत अच्छे से सोचना है। अगर आपने सेट चैप्टर को अच्छे से समझ लिया तो आगे आपको रिलेशंस एंड फंक्शंस समझने में आसानी होगी। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस को आप अच्छे से समझ पाएंगे और इसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोबेबिलिटी चैप्टर में मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं इसके डेफिनेशन से। देखिए, सेट को डिफाइन किया गया है, इट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स में आपके नंबर्स हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं या एनीथिंग, कुछ भी आपका ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो देखिए, इसको डिफाइन किया गया है ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन जो कि वेल डिफाइंड है। सेट जो है ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है जो कि वेल डिफाइंड है। ओके, इट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मैं रिपीट करता हूँ, सेट जो है ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है जो कि वेल डिफाइंड है, या ये कह सकते हैं सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हाँ, मान लेते हैं दो कलेक्शन के काम है, ए और बी। ए में फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स को कलेक्ट करना है और बी में एनी 5 नेचुरल नंबर्स को कलेक्ट करना है। मतलब ए में आपको शुरुआत के जो 5 नेचुरल नंबर्स होते हैं उनको उनको लिखना है और बी में कोई भी 5 नेचुरल नंबर्स को आपको लिखना है। मान लेते हैं ये दोनों काम को करने के लिए हमारे पास दो लोग हैं, राम और श्याम। ओके, आप जानते हैं नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 का इन्फानाइट तक। ओके, तो राम को ए और बी करना है और श्याम को भी ए और बी करना है। तो राम पहले यहाँ पहुँचा, राम ने देखा कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स को लिखना है, तो राम लिख देगा 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह श्याम भी पहुँचेगा, उसको वो भी ये लिख देगा फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5। लेकिन जब राम यहाँ पहुँचा बी वाले काम पर, तो यहाँ लिखा है एनी 5 नेचुरल नंबर्स। तो राम के पास चॉइस है कि वो एक से लेके जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनमें से कोई भी 5 नंबर लिख दे। तो राम यहाँ लिखेगा 11 12 1 3 एंड 4। ये कॉमा गलती से लगा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। श्याम पहुँचेगा यहाँ पे, श्याम को जो पसंद है वो लिखेगा 6 8 9 11 एंड 15। ओके, राम और श्याम को इसको मतलब किसी को दिखाना है तो ऐसे नहीं दिखाएंगे, ये इनको मतलब अच्छे से पैक करके दिखाएंगे। कैसे? इसको उनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, इसको भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। ओके, और दूसरा, इसके अंदर जो नंबर्स हैं इनको कॉमा से अलग करना है। ये कॉमा से अलग हो गया, यहाँ भी कॉमा से अलग हो गया, ये और ये। ओके, अब देखिए, अब आप इसको ध्यान से देखिए। अब आप क्या देख रहे हैं, जो ए वाला काम था उसमें राम और श्याम के जो रिजल्ट्स आए हैं वो सेम आए, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। जबकि यहाँ पर राम और श्याम के जो रिजल्ट आए वो अलग आए हैं। मतलब यहाँ देखिए, सेम रिजल्ट्स, सेम रिजल्ट्स, और यहाँ क्या है, डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स। तो आप ये कह देंगे कि ए सेट है, ए इज अ सेट, और बी कहेंगे बी इज
नॉट अ सेट। देखिए ये जो सेट है ए, इसको इतना अच्छे से डिफाइन किया गया है कि राम करे, श्याम करे, मैं करूं या आप करें, कोई भी करे, उसके रिजल्ट जो है 1 2 3 4 5 ही आने हैं। मतलब हर बार रिजल्ट सेम आएगा, इसलिए ए हमारा सेट है। जबकि बी में देखिए, बी में क्या है, बी में राम और श्याम के अलग रिजल्ट आए हैं। अगर आप करेंगे तो हो सकता है आपका और दूसरा रिजल्ट आए। तो इसमें रिजल्ट्स में हमें अलग 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 रिजल्ट देखने को मिल रहा है, इसलिए बी सेट नहीं है। क्यों सेट नहीं है? क्योंकि यहाँ पे चॉइस ऑफ सिलेक्शन मिल रहा है, चॉइस ऑफ सिलेक्शन। ओके, यहाँ पे चॉइस ऑफ सिलेक्शन है, मतलब राम अपने हिसाब से कुछ भी सिलेक्ट कर सकता है और श्याम अपने हिसाब से कुछ भी सिलेक्ट कर सकता है, इसलिए बी सेट नहीं है। देखिए इसका डेफिनेशन सेट का, पहले इट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट्स हो गए 1 2 3 4 5। ओके, और ये वेल डिफाइंड है, मतलब इतना अच्छे से इसको डिफाइन किया गया है कि कोई भी करे उनका रिजल्ट सेम आना है। तो अगर आपको सेट समझना है तो ये समझिए कि सेट कोई काम है, उस पर अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, अगर उनका रिजल्ट सेम आ रहा है तो वो सेट है, अगर नहीं आ रहा है तो वो सेट नहीं है। अगर आपको इतना समझ में आया तो आगे कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिनमें आपको बताना है कौन सा एग्जाम्पल सेट है और कौन सा नहीं है। तो देखिए पहला पहला लिखा हुआ है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स इन ए ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। मतलब 6 लेटर से स्टार्ट होते हुए एक साल में सारे मंथ्स का कलेक्शन कीजिए। मतलब 6 लेटर से स्टार्ट होते हुए जितने भी मंथ होते हैं एक ईयर में उनको कलेक्ट कीजिए। तो आप जानते हैं कि एक 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 साल में केवल 3 ही मंथ्स होते हैं जो 6 से स्टार्ट होते हैं, जनवरी, जून और जुलाई। ओके, तो मुझे अगर ये क्वेश्चन करना होगा तो मैं इन्हीं 3 मंथ्स को कलेक्ट करूँगा। आपको करना होगा तो आप भी इन्हीं 3 मंथ्स को कलेक्ट करेंगे, या कोई और करेगा तो वो भी इन्हीं 3 मंथ्स को ही कलेक्ट करेगा। तो देखिए हर बार रिजल्ट सेम आने हैं, मैं करूँ तब भी ये आएगा, आप करें तब भी यही आएगा, या कोई और करे तब भी यही आएगा। तो रिजल्ट सेम आ रहे हैं तो क्या ये सेट है? ओके, ये सेट है। ओके, अच्छा यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर किसी ने ऐसे लिखा जनवरी, जून एंड जुलाई, इसका सेट बना लिया, ठीक है। और किसी ने ऐसे लिखा जून, जनवरी एंड जुलाई, तो क्या ये दोनों सेट सेम है? आपको लग रहा होगा कि यहाँ पहले जनवरी लिखा गया है और यहाँ जून, तो इसलिए दोनों अलग अलग हैं। नहीं, ये दोनों सेट सेम है। देखिए सेट में ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है। ऑर्डर का ये सेंस है कि आप पहले किसको लिखते हैं इसका कोई मतलब नहीं है। बस ये है कि जो यहाँ लिखा गया है वो यहाँ होना चाहिए। जैसे जनवरी यहाँ लिखा गया तो यहाँ भी है, जून लिखा गया तो जून यहाँ भी है, और जुलाई लिखा गया तो जुलाई यहाँ भी है। सॉरी, वो आई होता है। तो ये दोनों सेट आपस में बराबर हैं। मतलब सेट के अंदर ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता है। मतलब आप जो चाहें पहले लिख सकते हैं, पहले जुलाई लिख सकते हैं, जून लिख सकते हैं, जनवरी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी लिखे हमेशा यही 3 मंथ्स ही आने हैं, इसलिए ये सेट है। ओके, दूसरा देखते हैं। दूसरा, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया के जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं, उनका कलेक्शन कीजिए। तो देखिए अगर मुझे कलेक्ट करना होगा तो मुझे जो पसंद है मैं करूँगा, या आपको कलेक्ट करना होगा तो आपको जो पसंद है वो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको चॉइस ऑफ सिलेक्शन मिल रहा है, चॉइस ऑफ सिलेक्शन। जहाँ पे चॉइस ऑफ सिलेक्शन आता है वहाँ पे हर आदमी के पास अपने खुद का चॉइस होता है सिलेक्ट करने का, इसलिए ये सेट नहीं है, नॉट अ सेट। क्योंकि सबके रिजल्ट्स अलग अलग आएंगे। मुझे जो पसंद है, सपोज मैं लिखता हूँ मुंशी प्रेमचंद,
और आप हो सकता है कि आप सेट बनाए उसमें मुंशी प्रेमचंद को लिखे ही ना, तो रिजल्ट तो अलग अलग आएंगे, इसलिए ये सेट नहीं है। अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ लिखा है टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड के 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का एक टीम बनाइए। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी अगेन चॉइस ऑफ सिलेक्शन आ रहा है, मतलब चॉइस ऑफ सिलेक्शन, मतलब मुझे जो पसंद है 11 खिलाड़ी, मैं उनका एक टीम बनाऊंगा। आपको जो पसंद है आप उनका टीम बनाएंगे। तो ऐसा होगा ना कि हमारे और आपके टीम अलग अलग होंगे। ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है कि मैं जो बनाऊँ वही आप बनाएं, क्योंकि यहाँ पे आपको चॉइस ऑफ सिलेक्शन आ गया। और जहाँ चॉइस ऑफ सिलेक्शन आ जाता है वहाँ मतलब आप आंख बंद करके लिख सकते हैं नॉट अ सेट। ओके, ये भी सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। अगर वेल डिफाइंड होता तो सभी के रिजल्ट सेम आते। अब ये चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। अ कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। सपोज आपके क्लास में 40 बॉयज़ हैं, ओके, और आपके मैथमेटिक्स के टीचर से कहा जाए कि अपने क्लास के सभी बॉयज़ को कलेक्ट कीजिए। तो मैथ का टीचर जो कलेक्ट करेगा सभी बॉयज़, उनमें ये 40 बॉय आएंगे। अगर आपके क्लास के फिजिक्स टीचर को कहा जाए कि आपके क्लास के सभी बॉयज़ को कलेक्ट करें, तो वो भी इन्हीं 40 को करेगा। केमिस्ट्री टीचर को कहा जाए तो वो भी इन्हीं 14 बॉयज़ को करेगा। तो हर बार देखिए सभी के जो कलेक्शन का जो काम है उनमें सेम यही 40 बॉयज़ बार बार आएंगे, मतलब सभी के जो रिजल्ट हैं वो सेम आने हैं। तो हाँ, तो यस इट इज़ अ सेट। तो ये सेट है। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। इसको कोई भी करे उसका रिजल्ट सेम आना है। हर बार यही 40 बॉयज़ ही आएंगे। पांचवा देखते हैं। अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 1000, मतलब 1000 से जो कम सभी नेचुरल नंबर्स को लिखने हैं जो 1000 से कम है। तो अगर मुझे लिखना हो तो मैं लिखूंगा 1 2 3 4 डॉट 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 99 तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहा है लेस देन 1000। ओके, अगर आपको लिखना हो तो आप भी यही लिखेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्होंने कहा है क्या कि 1000 से लेस तक होना चाहिए। तो मैं भी ये लिखूंगा, आप लिखेंगे तो आप भी यही लिखेंगे, या कोई और भी आए तो वो भी यही लिखेगा। तो मतलब ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड है मतलब ये सेट है, ये सेट है। ओके, लास्ट एग्जांपल देखते हैं। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद जी जो द्वारा जितने भी नॉवेल्स लिखे गए हैं उनका कलेक्शन कीजिए। तो देखिए, अगर मुझे कलेक्ट करना हो तो मैं क्या करूँगा, लिखूँगा उनका जो नॉवेल्स हैं, गोदान है, गोबन है, डॉट डॉट जितने भी उन्होंने लिखे हैं। अगर आपको कलेक्ट करना होगा तो आप भी यही करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहा गया है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा जो नॉवेल्स लिखे गए हैं उनका कलेक्शन करना है। तो उन्होंने जितनी भी नॉवेल्स लिखा है उनका आप सेट बनाएंगे। तो मैं सेट बनाऊंगा तो तब भी ये आएगा, आप बनाएंगे तब भी यही आएगा। तो ये वेल डिफाइंड है, इसलिए ये सेट है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आइए आगे कुछ और देखते हैं। एक पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। नो रिपीटेशन अलाउड इन अ सेट, मतलब सेट के अंदर रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। मतलब देखिए इसका, मान लीजिए किसी ने एक सेट लिखा है ऐसे 1 1 2 3 4 एंड 5। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर जो एलिमेंट 1 है वो रिपीट हो रहा है, वो 2 बार है। तो यहाँ कहा गया है कि सेट के अंदर आपको कोई भी रिपीटेशन नहीं करनी है। तो ये गलत लिखा गया है। अगर इसको सही लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, मतलब हर एक एलिमेंट को बस एक ही बार लिखना है, एक से ज़्यादा बार नहीं लिखना है। ये एक प्रॉपर्टी होती है सेट की कि नो रिपीटेशन अलाउड इन अ सेट। ओके, यहीं पर बात कर लेते हैं नोटेशन की। नोटेशन ऑफ अ सेट, नोटेशन नोटेशन ऑफ अ सेट।
देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक सेट है ए, बराबर लिखा गया है ए ई आई ओ यू। ठीक है, अगर आपको सेट को नोट करना है तो हमेशा उसे कैपिटल लेटर से नोट करना होगा, कैपिटल लेटर्स। अगर सेट के अंदर आपको एलिमेंट रखना है और वो एलिमेंट भी लेटर्स हैं तो उन्हें हमेशा आपको स्मॉल लेटर्स में लिखना होगा, स्मॉल लेटर्स। ओके, इसी सेट को आप एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए इसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। मतलब अगर आपने सेट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा और कॉमा से सेपरेट करते हुए एलिमेंट को लिख दिया, मतलब सेट अगर आपको लिखना है तो हमेशा आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अगर उसके अंदर एलिमेंट को आपने कॉमा से सेपरेट सेपरेट करके लिख दिया तो उसे कहते हैं रोस्टर फॉर्म। इसी को एक और फॉर्म में लिख सकते हैं आप, उसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या होता है, इसके अंदर एक एलिमेंट होता है एक्स और यहाँ उसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं। ठीक है, देखिए ये एक्स जो होता है इसे कहते हैं जनरल एलिमेंट, जनरल एलिमेंट। मतलब ये एक्स सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और एक्स इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, फॉलोज। ठीक है, एक्स जो है सेट के हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। आइए इसी सेट को लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, देखिए ए और यहाँ क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, यहाँ एक्स होगा और एक्स की प्रॉपर्टी क्या है, आपको दिख रहा है ए ई आई ओ यू क्या है, ये वॉवेल्स हैं, वॉवेल्स 5 होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एक्स इज अ वॉवेल। तो आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए अगर सेट को अगर नोट करना है तो हमेशा आप कैपिटल लेटर्स का यूज़ करेंगे नोट करने के लिए। उसके अंदर अगर आपको एलिमेंट पुट करना है या रखना है, अगर वो एलिमेंट नंबर्स है तो कोई बात नहीं, अगर वो एलिमेंट भी लेटर्स आ रहे हैं तो हमेशा आपको स्मॉल लेटर्स का यूज़ करना है। अगर आपने सेट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा है और एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट कर लिया तो इसे कहते हैं रोस्टर फॉर्म। और अगर आपने इसको एक और मेथड है लिखने का, उसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या होता है, इन सभी एलिमेंट को एक जनरल एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं एक्स और इसकी प्रॉपर्टी लिख देते हैं। यहाँ क्या लिखा हमने, सेट ए एक्स, ए जनरल एलिमेंट हो गया और एक्स की प्रॉपर्टी क्या है, एक वॉवेल है। इसको आप ऐसे पढ़ेंगे, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज एन वॉवेल। इसको कहते हैं सच दैट, ये जो कॉलन है इसको कहते हैं सच दैट। अगर आपको इतना क्लियर है तो आइए थोड़ा सा थ्योरी और देख लेते हैं। हमने पहले डिफाइन किया था सेट, ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है पॉइंट है नोटेशन ऑफ सेट। अगर सेट को नोट करना है तो हमेशा हम ABC XYZ कैपिटल लेटर्स का यूज़ करेंगे। अगर उसके अंदर आपको एलिमेंट प्लेस करना है और अगर वो एलिमेंट लेटर हैं तो उनको आपको हमेशा स्मॉल में लिखना है। ये एक पॉइंट क्या कह रहा है, इफ़ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर स्मॉल ए जो है वो कैपिटल ए सेट का एक एलिमेंट है तो हम ये कहेंगे स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, या मैथमेटिकली स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, इसे कहते हैं बिलोंग्स टू। ओके, इसे ऐसे बनाते हैं, सी बना लीजिए और एक पैरेलल लाइन बिलोंग्स टू। अगर ए जो है ए वो कैपिटल ए का एक एलिमेंट है तो हम ऐसे बोलेंगे ए बिलोंग्स टू ए। ओके, और मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखेंगे स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, इसे कहते हैं एप्सिलॉन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, दो पैटर्न में इसको लिखते हैं। पहला होता है रोस्टर फॉर्म या इसको कहते हैं टेबुलर फॉर्म। इसमें क्या होता है, आपको सेट के अंदर एलिमेंट को लिखना है कॉमा से सेपरेट करके, तो ये आपका कहलाएगा रोस्टर फॉर्म।
और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, हम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, इसको प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे एग्जांपल लिया गया है v इक्वल टू क्या है, सेट ऑफ ऑल x सच दैट, इसे कहते हैं सच दैट, यहाँ पे x की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है, x इज एन वॉवल इन अल्फ़ाबेट। अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वो ये आएगा, v इक्वल टू ए ई आई ओ यू। अगला पॉइंट अब देखते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। देखिए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। मतलब किसी सेट में टोटल कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं, अगर आप उनको काउंट करके लिख दें तो वो नंबर उस सेट का कार्डिनल नंबर कहलाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में लिखा गया है a इक्वल टू सेट 1 2 3 6। तो यहाँ देखिए टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हैं। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए से ऐसे लिखा जाएगा n ब्रैकेट में a इक्वल टू 4। ओके, अब कार्डिनल नंबर ऑफ सेट के हिसाब से अलग अलग टाइप के सेट होते हैं, आइए उनको देखते हैं। टाइप्स ऑफ सेट, पहला फाइनाइट सेट। अगर किसी सेट का आप सारे एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं तो उस सेट को हम फाइनाइट सेट कहते हैं। सपोज यहाँ लिखा गया 1 2 3, अब इसके सारे एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं तो ये फाइनाइट सेट है। दूसरा क्या है, इनफाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट हैं उनको आप काउंट नहीं कर सकते तो उसे कहेंगे इनफाइनाइट सेट। जैसे यहाँ देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिखा गया है 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, आप काउंट करते ही रह जाएंगे। तीसरा होता है नल सेट, एम्प्टी सेट और वाइड सेट। ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता उसे कहते हैं नल सेट, एम्प्टी सेट और वाइड सेट। देखिए इसको 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, 5 बराबर क्या, कर्ली ब्रैकेट, अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा। इसके बाद आता है सिंगल्टन सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट प्रेजेंट हो उसको कहते हैं सिंगल्टन सेट सॉरी। ये हो जाएगा सेट ऑफ 2, सेट ऑफ 0, सेट ऑफ 3। पांचवा होता है इक्विवेलेंट सेट। मतलब ऐसे दो सेट जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हैं, मतलब क्वाड्रिनल नंबर ऑफ ए इक्वल टू क्वाड्रिनल नंबर ऑफ बी, तब इन दोनों सेट को कहेंगे आप, ये दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट है। या अगर दो सेट इक्विवेलेंट है तो आप ये कह सकते हैं कि उन दोनों के कार्डिनल नंबर्स बराबर हैं। ये डबल इम्प्लीकेशन का मतलब ये कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये ट्रू है इधर का, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इधर का भी ट्रू है, मतलब दोनों साइड के स्टेटमेंट ट्रू है। जैसे ऐसे देखिए, अगर दो सेट के कार्डिनल नंबर आपस में बराबर होते हैं तब आप ये कहेंगे कि दोनों सेट जो है इक्विवेलेंट है। अगर पहले ही अगर आपको पता है कि दो सेट इक्विवेलेंट है तो ये जरूरी है कि उनका दोनों का कार्डिनल नंबर बराबर होगा। छठा देखिए इक्वल सेट। इक्वल सेट मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी देखिए इक्वल सेट मतलब क्या। जैसे देखिए यहाँ लिखा गया सेट ए 4 5 6 7, सेट बी 5 6 4 7, 4 यहाँ प्रेजेंट है, 4 यहाँ भी है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, 7 यहाँ है, 7 यहाँ है। ये दोनों सेट में देखिए सेम एलिमेंट यहाँ भी है, सेम एलिमेंट्स यहाँ भी हैं, तो ये दोनों सेट बराबर हैं। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।